No first order reaction. Pseudo first order reaction. लिखिएगा those first order reaction those first order reaction those first which are truly not of first order, those first order reaction which are truly not of first order, which are truly not of first order, which are truly not of first order, but under certain conditions, those first truly not of first order, but under certain condition, but under certain condition, it behave as it behave as behave as it behave as first order reaction. It behave as first order reaction, but under certain condition, it behave as first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिएगा देखिएगा सभी को क्या इसका मीनिंग हुआ समझते हैं। एक होता है रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक पर रखा है तो इसको समझना क्वाइट इजी है। व्हाट इज इथाइल एसीटेट? फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 COO C2H4 दिस द इथाइल ग्रुप एंड दिस द एसीटेट। एसिटिक एसिड से बनने वाला इथाइल एसीटेट का एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, मतलब पानी लेना है और H+ के प्रेजेंस में इसको ब्रेक करना है H3O+। तो ये बन जाएगा बच्चे CH3 COOH और साथ ही साथ एक इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑर्गेनिक में करी थी। कुछ नहीं करना है, इसका HOH ब्रेक करना है, एक के साथ OH और एक के साथ क्या लगा दो H। बनने वाला प्रोडक्ट एसिडिक एसिड बनेगा और क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखते हो, क्या लिखते हो? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 COO C2H5 पे पावर 1। ठीक है, और रिएक्टांट ये है तो H3O+ पे पावर 0 पे पावर क्या चीज? मतलब ऐसा है कि समझो यहाँ पे दो रिएक्टांट आपने लिया, दिस द रिएक्टांट ए, दिस द रिएक्टांट बी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। बट जब कभी इस रिएक्शन को आप लिखेंगे तो इसका अमाउंट कंसंट्रेशन का लो होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, और इसका कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली हाई है, या फिर कह लो इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत इसका ज्यादा है। अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन उन बात पे डिपेंड करता है जिसका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताया। द स्लोएस्ट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, और जिसका अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन लेवल कम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। तो कंसंट्रेशन एसिटिक इथाइल एसीटेट का कम है, इज द इथाइल एसीटेट, और इसका कंसंट्रेशन लेवल कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये डिसाइड करेगा। ये इतना अधिक मात्रा में होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखने में तो लग रहा है कि दो दो रिएक्टेंट्स हैं,
तो होना चाहिए तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 मिलके कितना होना चाहिए 2, तो होना चाहिए तो 2, बट इसका कंसंट्रेशन लेवल या इसका अमाउंट इतना ज़्यादा है कि इस पे डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाती है, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल एक पे ही निर्भर करता है, मतलब इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करे। इसके कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देखने में तो ये 2 ऑर्डर लग रहा है, क्योंकि इसका भी 1 और इसका भी 1, बट इसपे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो निर्भरता केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट पे हो गई। तो देखने में इट सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। सो ये सेकंड ऑर्डर एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो स्टैंड्स फॉर द फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली दिखता नहीं है, बट होता फर्स्ट ऑर्डर ही है। फॉर एग्जाम्पल में इथाइल एसीटेट का एग्जाम्पल याद रखें। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, समझ में आया यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? किसका अमाउंट इतना ज्यादा था, इस पे डिपेंडेंसी ही खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हो अपने ग्लूकोज वाला। याद कीजिए, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था C12H22O11, ये किसका एग्जाम्पल था? ये किसका था? चलिए यहाँ से, इसको कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, सुक्रोज था बच्चा ये। क्या था ये? सुक्रोज, केन शुगर से निकलता था, तो हम लोग कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। और केन शुगर से जो रस निकलता है, उसके अंदर एक्चुअली जो प्रेजेंट होता है वो होता है सुक्रोज। क्या होता है? याद करो, पढ़ा था हम लोगों ने। सुक्रोज में आपने इसका ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराया तो जैसे करोगे ये बनेगा C6H12O6, C6H12O6। अब बताएंगे सभी, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। ये क्या था बोलो? वेरी गुड, ये क्या था? ग्लूकोज। और ये क्या था? फ्रक्टोज। दोनों अलग था। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? अल्डिहाइड। और इसमें क्या था? कीटोन। याद आया? तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली, अगेन इस पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे, इस पे डिपेंडेंसी नहीं होती। तो क्या लिखेंगे आप बोलिए? C12H22O11 पे पावर 1 और H2O पे पावर क्या हो जाएगा? 0। तो कंसंट्रेशन किस पे नहीं डिपेंड करेगा? H2O पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये केवल और केवल इस पे डिपेंड करेगा, मतलब इसके कंसंट्रेशन पे। तो इसको फिर से क्या कह देंगे, जल्दी बताइए? तो फर्स्ट टूडो में ऐसा समझिए ना, इट इज बेसिकली दिखने में सेकेंड ऑर्डर लग रहा था, बट है फर्स्ट ऑर्डर। रीजन वही हो जाएगा, इसका अमाउंट क्या होगा? एब्रप्टली बहुत ज्यादा होता है, तो इसके ज्यादा होने के कारण ये नहीं होता। एक्चुअली याद करो, मैंने एक एंजाइम का इस्तेमाल किया था, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेज। क्या कहलाता बोलो? इन्वर्टेज। ये कहलाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये क्या कहलाता बोलो यहाँ से? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्यों इन्वर्जन ऑफ शुगर? बिकॉज आप इसकी हाइड्रोलाइसिस इन्वर्टेज नाम के एंजाइम के अंदर करते हो, जो कन्वर्ट कर देता है इसको क्या चीज में? ग्लूकोज में। और क्या चीज में? फ्रक्टोज में। दिस इज कॉल्ड एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? राइट डाउन दिस एग्जांपल्स। तो फर्स्ट
टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इससे। सुनिएगा, टॉपिक थोड़ा सा अच्छा खासा भरा है। अब ध्यान से सुनिएगा इस सारे बात को, ठीक ना। देखिएगा, एक स्टेटमेंट मैंने लिखाया था कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए बाई 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो जो ROR है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो इंक्रीज होके 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? Whenever the temperature is increased by कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, this results in the increase in temperature rate of reaction by 2 times. Agreed? ये बात मैंने आपको पहले बताया था। ये एक्चुअली कहां से आ रहा है? ये एक्चुअली एक टर्म आता है, दैट इज बेसिकली क्यों आ रहा है, कैसे आपने लाया। ये एक नंबर है, आप बोल रहे हो 2 टाइम्स का क्लेम कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने से, ये न्यूमरस डेटा है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस विथ किससे? टेम्परेचर से। इससे जल्दी बताओ, टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस? जहां पे आप किसी ना किसी क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हो, मतलब आप नंबर्स का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? नंबर्स का, या न्यूमरल वैल्यूज का यूज करते हो। तो न्यूमरल वैल्यू का जहां पे इस्तेमाल होता है, उसी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मतलब नंबर से आपको गेम करना है। तो इन सब को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, और उनका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। और उन्होंने एक इक्वेशन फ्रेम किया, जिसे आरहेनियस इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन कहते हैं? आरहेनियस इक्वेशन। व्हाट वाज दैट आरहेनियस इक्वेशन? दैट इक्वेशन वाज relation between rate constant and temperature। किसके किसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया? रेट कांस्टेंट और, व्हाट वाज दैट रिलेशन? इट वाज गिवन बाय k is equals to a into e is the exponential factor to the power of ea upon r। ठीक है, ea बाय क्या चीज? जहां पे k आपके लिए क्या है? k is basically nothing, it's a rate constant। what is that, जल्दी बताओ यहां से। it's a rate constant। agreed? what is a? a is called as a pre exponential factor। कौन सा फैक्टर कह रहा था? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इन सम बुक इट इज रिटन एज आरहेनियस कांस्टेंट। क्या कहला है ये? आरहेनियस कांस्टेंट। और कहीं कहीं इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से। कौन से फैक्टर के नाम से? ये तीनों नंबर्स आएंगे आप। टर्म ई ए एक ही टर्म है, याद रखिएगा। ई लिख के प्लीज अच्छे से लिखिएगा, ए इसके सबस्क्रिप्ट में डालिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कीजिए। ई फिर ऐसे ए, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जल्दी बताओ। अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, स्टार्ट कर देते। आर आपका गैस कांस्टेंट है, पता ही होगा सभी को। गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। और टी इज व्हाट, जल्दी बताइए। द टेम्परेचर। टी इज व्हाट, जल्दी बताइए। और ये एक ड्रास्टिक और बहुत अच्छा इक्वेशन डाला केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जहां पे के का डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर था।
तो लिखा ही हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखते ही कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली गिवन बाय के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड बाय सर्टेन पावर। तो अगर मुझे के का पता हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप निकल जाएगा। बोलो आया नहीं आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल के की डिपेंडेंसी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? अब ये फैक्टर कह दिया इन्होंने, और इसी टर्म से ये वाला टर्म प्रूव होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस को रेज करने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज हो। ये इक्वेशन आपको दे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे कुछ-कुछ चीजें समझते हैं यहाँ पे, जैसे ये टर्म है, उसके बाद अगर इसको क्या कहें, इसको टुगेदर विथ क्या कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज E अपॉन E पे पावर माइनस E बाय RT, ये क्या है? दैट इज बेसिकली द रेशियो, और रेशियो से बेहतर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoing chemical reaction with activation energy either equal to or greater than activation energy। टर्म समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। क्या इसका मीनिंग हुआ? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? और इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, S2 और I2 नाम के दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर, ठीक है? अगर ये पार्टिसिपेट करके मान के चलो दिस आर द रिएक्टेंट, और बनने वाला ये क्या बन रहा है बोलो? रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। वो हिस्सा रिएक्टेंट का जो रिएक्ट करके क्या बना देगा, जल्दी बोलो, क्या बना देगा? प्रोडक्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन करने के लिए? नहीं। यही बात ये समझाता है आपको। ये कहता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन with activation energy either equal to or greater than, sorry, fraction of molecules undergoing chemical reaction ये देखें, either equal to or greater than activation, हाँ सही है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जिसकी वैल्यू या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। मान लो यहाँ पे मैंने बनाए 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और मैंने 4 में टिक मार्क किया है, ठीक। ये 4 मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके पास अपनी एनर्जी है, रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी है। वो एनर्जी इतनी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब ये एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसको क्रॉस करने के बाद ही रिएक्शन हो सकता है। चलिए समझाते हैं बहुत आसानी से। मान लो किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा मान लेते हैं 10 किलो जूल है, तो बताओ 10 किलो, ठीक? इसमें से जो 4 मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी लगभग 12 किलो जूल, और बचे हुए दो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी समथिंग 7 किलो जूल। आप बताइए, ये रिएक्शन कहता है कि कितना कम से कम एनर्जी होना चाहिए ताकि रिएक्टेंट उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर ले, ताकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वो डेटा है जिसके ऊपर रिएक्टेंट को जाना पड़ेगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए। तो जो 4 मॉलिक्यूल्स है जिन पे टिक मार्क किया गया है, उसकी लेवल ऑफ एनर्जी कितनी है? 12 जूल। जो 12 जूल इस वैल्यू से ज्यादा है। ये मान लो वो मिनिमम वैल्यू है जहां पे रिएक्शन पॉसिबल है, इसके ऊपर पॉसिबल है। बट जो बचे हुए दो मॉलिक्यूल्स उसके पास कितनी एनर्जी है? 7 किलो जूल। आप बोलोगे इसके पास कहां से एनर्जी आई? भैया ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसकी होगी, हीट एनर्जी होगी इसकी अपनी। तो मान लो उनमें से दो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी केवल 7। क्या 7 का डेटा 10 से ऊपर है क्या? नहीं। और 12 का डेटा 10 से ऊपर है क्या? हाँ। तो ये चारों रिएक्ट करके HI का फॉर्मेशन कर देंगे।
बट ये बेचारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टांट जो है वो लेस देन है एक्टिवेशन एनर्जी से, और इन सब की एनर्जी ऑफ रिएक्टांट इज ग्रेटर देन कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्हेनियस ने यही बात कहा था, वही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनकी एनर्जी लेवल एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा। तो एनर्जी लेवल जो इसकी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तभी ये पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, अन्यथा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। समझ में आई बात है? तो वो मिनिमम वही कह रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन व्हाट, जल्दी बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? 4। कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं? 6। तो 4/6 का जो डेटा होगा वही ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर हो। आया समझ में? ई अपॉन किसके बराबर होगा? माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगा, और पार्टिसिपेट वही करेगा जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखेगा अपने पास। आया समझ में? इस रेशियो को कहते हैं ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाय क्या चीज? कोई दिक्कत है यहाँ से? दिस द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जहां पे हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं। इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सबको समझ में आया? चलो रेकर कर देना मेरे साथ। ए स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर इनिशियल फैक्टर, या फिर आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर स्पेसिफिक फैक्टर। फिर से बोलेंगे, ई ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, आर फॉर, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है? और ई अपॉन ई ए क्या होता है? तो वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन के बराबर है या एक्टिवेशन से, क्योंकि कम से कम उतनी तो चाहिए आपको रिएक्शन करने के लिए, तो वो हिस्सा जो कि रिएक्शन कर पाएगा, तो कौन सा कहते हैं जल्दी बताइए? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। दिस द मीनिंग ऑफ दैट इज द, ये एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है जल्दी बताओ? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या समझ में आया? और एक्सपोनेंशियल फैक्टर के आगे लगने वाला क्या कहलाता है? री एक्सपोनेंशियल। समझ में आ गई बातें? चलिए कॉपी कर लो ये सारा कुछ।
हो गया? चलिए समझते हैं टर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। समझेंगे? देखो, वो कैसे है? H2 रिएक्ट करेगा I2 से, ठीक है? फॉर्मेशन हो जाएगा HI का। बट यह क्या स्टेप डायरेक्टली होता है? नहीं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था? आर्हेनियस कहते हैं इस बात को कि वही रिएक्शन हो पाता है जिसका एक प्रॉपर कॉलिजन हो पाता है। समझिएगा अच्छे से। रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज ओनली visible when they undergoes proper collision। प्रॉपर क्या जल्दी बताइए? कॉलिजन विथ प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी। उन्हीं मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन पॉसिबल है जो मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली कोलाइड कर पाएंगे और प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास हो। इसका मीनिंग समझना थोड़ा सा। यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नाम का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, फिर आई और आई, ठीक है, रिएक्ट किया, रिएक्ट करके इनका बॉन्ड्स ब्रेक होना चालू होता है, ठीक है, और आई का भी बॉन्ड ब्रेक होना चालू होता है, ठीक है। आई भी अपना बॉन्ड ब्रेक करता है और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है, न्यू बॉन्ड बन रहा है। याद करो ये चीजें हम लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शंस में भी करा था। ये चीज हम लोगों ने E1 E2 में भी किया था, जहां पे जो पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और नया वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। इसको बॉन्ड ब्रेकेज कह रहे थे, बॉन्ड ब्रेकेज कह रहे थे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कह रहे थे, इसको बॉन्ड फॉर्मेशन। पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया वाला बॉन्ड क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन और दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है जहां पर रिएक्टेंट नया बॉन्ड बनाते हैं और पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, इसे ही हम लोग इंटरमीडिएट कह देते हैं। अब याद आ रहा है क्या कह देते हैं इसको? इंटरमीडिएट, ठीक है। क्या कह देते हैं इसको? इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट जब इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और इसको ही बेसिकली हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। और इस टर्म का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और था, दैट वाज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट, TS। याद है क्या कहलाता था? बट ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क था। इंटरमीडिएट जो था बच्चे, उसमें समय लगता था और ट्रांजिशन स्टेट में समय माइक्रो सेकेंड्स में बन के खत्म हो जाता। तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट ही ट्रांजिशन स्टेट होता है। बट दोनों में फर्क है, अगर तुम डीप में जाके पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट कहेंगे इसको और एक स्पेशल नेम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्यों ऐसा कहेंगे? मैंने कहा रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छे से सुनिएगा, एनर्जी ऑफ क्या चीज? रिएक्टेंट। उसे किसी रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बट वो एनर्जी जो वो लेगा तो डायरेक्टली प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचेगा, रास्ते में उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना पड़ेगा और फर्दर वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। मतलब इसके बाद ही आपका HI और HI नाम का दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्टेंट हुआ, ये क्या हुआ बोलो सारे बच्चे?
रिएक्टांट, बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट। बट इस रिएक्टांट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बनने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो इससे क्या बन जाए, बताइए, यहाँ से एक्टिवेटेड। तो मान लो इसका एनर्जी मैं मान लेता हूं ई ए, क्या मान लेता हूं इसका, तो जो एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, या फिर ऐसे मान लो एसी मान लो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड by the reactant in order to convert itself into activated complex is called as a EA, and EA is called as कौन सी energy, activation। समझ में आया? एक्स्ट्रा एनर्जी का पुश जो चाहिए आपको ताकि आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके और फर्दर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन। ठीक है, कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और फर्दर यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का, किसका फॉर्मेशन करेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आया समझ में? तो यही कहलाता है कौन सी एनर्जी चली बताइए, एक्टिवेशन है। बट इसको बहुत अच्छे से वाइजली ट्रीट किया आर्हेनियस ने, बोला क्या कि ये रिएक्शन वही फिजिबल हो पाएगा, फिजिबिलिटी का मतलब होता है रिएक्शन का कंडक्शन हो पाना, रिएक्शन का हो पाना, वही अंडरगो करेगा जिसके पास एक प्रॉपर कॉलिजन की बिहेवियर होगी और साथ ही साथ प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होगा। जब तक ये दोनों चीजें नहीं आए, रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी का भैया तो चर्चा चला, बट प्रॉपर कॉलिजन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा कॉलिजन थ्योरी आएगा इसके बाद, वहां पे हम लोग जाके इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर कॉलिजन, ये नहीं केवल लिख दिया, एक स्टैंडर्ड सा टर्म है, इसका एक सर्टेन मीनिंग है। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे। इस बात को ज्यादा अच्छा से इलस्ट्रेट करने के लिए आपका इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से समझना पड़ेगा, ग्राफ बनाने पड़ेंगे। और ग्राफ जैसे आप देखोगे तो सोचोगे ये ग्राफ मैंने और कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट में पहले से ही बना रखा है। चलिए समझते हैं इसको। अब मुझे ये ग्राफ बनाना पड़े, किसका किसका, ई ए का। ये स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी ले बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी। और नहीं, इसको एक्टिवेशन एनर्जी मत, इसको पोटेंशियल एनर्जी ले लो। कौन सा एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी। और इसको ले लो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये ग्राफ आपने बनाया है, लेकिन फिर से आप समझिएगा इस चीज को। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, देखो यार, किसी भी चीज का अरेंजमेंट, उसका शेप, उसका साइज, इवन कि उसका ओरिएंटेशन, मतलब वो स्पेस में किस तरीके से प्रेजेंट है, उन सब के कारण जो एनर्जी आती है उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स तो इसी चीज की अलाउंस देता है। तो यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, इसका शेप साइज कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे हो पाएगा। इसलिए वाई एक्सेस पे कौन सी एनर्जी ली गई है, पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चे कि रिएक्शन किस प्रकार से चल रहा है समय के साथ, रिएक्शन किस किस फेज से गुजरा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दैट इज द फेज ऑफ रिएक्शन, फेज ऑफ रिएक्शन। क्या फेज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कभी रिएक्टेंट था, बीच में इंटरमीडिएट बना, फाइनली क्या बना। ठीक है, अब मैं मान के चलो ये ग्राफ में बना रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कौन से रिएक्शन का, ये ग्राफ आप फिर से एक बार बनाते हैं, चलिए। याद आया कुछ, याद आया, एलिमिनेशन में ऐसा ग्राफ बनाया है आपने बहुत डिटेल से, इवन ई टू रिएक्शन जब पढ़ाया था। ये वाला क्या था बता दूं, ये रिएक्टेंट था, क्या था बोलो, ये क्या था, प्रोडक्ट था क्या। और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। एनर्जी ऑफ, तुमने पोटेंशियल एनर्जी बनाया है तो लुक केयर कैसे होगा। ये वाला सेक्शन जो है बच्चों, ये वाला सेक्शन जो है
ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ क्या है, रिएक्टेंट। ये वाला सेक्शन क्या देगा, एनर्जी ऑफ देगा। यहां से यहां तक जो एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एनर्जी ऑफ क्या है जल्दी बताइए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपका एसी का फॉर्मेशन हुआ है या इंटरमीडिएट बना है, क्या बना है बोलो, इंटरमीडिएट बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, इंटरमीडिएट बना है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। अभी आपको पढ़ाया, क्या बोला, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को ताकि वो क्या बन जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब ये सेक्शन जो होगा एनर्जी का यहां से यहां तक, ये सेक्शन जो होगा एनर्जी का, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट के ऊपर चाहिए ताकि वो क्या बन जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दो तो वो जो एनर्जी आएगी वो ये कहलाएगी, और इसी को कौन सा एनर्जी कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। आया नहीं आया, कौन सी एनर्जी कहलाएगी बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि रिएक्टेंट क्या बन जाए बोलो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, रिएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी या रिएक्टेंट की एनर्जी, यही ना एक्स्ट्रा चाहिए था। तो इसको तो क्या ये आ जाएगा, वही एनर्जी को कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या समझ में आया सभी को, क्या समझ में आया बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे बोलो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ किसका एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का। तो आप देखो कैसे करेंगे, इस ग्राफ का एक्स्ट्राप्लोटेशन करो, ठीक है, नीचे से भी एक्स्ट्राप्लोटेशन कर दो, ठीक है। ये किसका एनर्जी है बोलो, रिएक्टेंट का। ये किसका है, हाँ ना। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, ये निकला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच आर से। क्या चीज है बोलो, डेल्टा एच आर। डेल्टा इज द हीट ऑफ रिएक्शन, तो क्या चीज, और हीट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कौन सा, ऑफ रिएक्शन, कहलाता है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बताओ प्रोडक्ट ज्यादा या रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन क्या, जल्दी बताइए, प्रोडक्ट है ना। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा आपका वो माइनस में या प्लस में, और जो रिएक्शन में माइनस में एनर्जी है वो कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है। क्या ऐसा ग्राफ क्या ऑर्गेनिक में भी हम लोगों ने प्लॉट किया था क्या, उसमें इंटरमीडिएट बन रहे थे, याद करो, पीछे से अटैक चेंज, कभी हो फ्री हो तो आप E1 E2 का ग्राफ देख जाके कॉपी बना हुआ है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा, ठीक है, अल्कोहल्स के अंदर बना हुआ है वो ग्राफ। नहीं नहीं, चैप्टर नंबर 1 में ही एलिमिनेशन जहां पे पढ़ा है। क्या चीज है बताओ, रिएक्ट, डेल्टा एच आर आ गया, सबको समझ में आया। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सभी को बोलो यहाँ से, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए ताकि रिएक्टेंट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ से ये किसका बना है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का। अगर मुझे ग्राफ एंडोथर्म का बनाना पड़े, किसका बनाना पड़े, एंडोथर्म का, फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी लोगे आप, क्या लोगे बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लोगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब फिर से बोल रहा हूँ, रिएक्शन का प्रोसीडेंस कैसे हुआ है, रिएक्टेंट बना, इंटरमीडिएट बना, और फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे करके बनेगा ये रिएक्टेंट, और ऊपर ले जाके इसका लेग को यहीं पे ड्रॉप कर, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी या प्रोडक्ट की एनर्जी, बोलो सभी को ही, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। ये क्या बना, ये एनर्जी ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट। ये क्या चीज, कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट।
बीच में क्या बनेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर इंटरमीडिएट। जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टांट को क्या चीज बनने में, एक्टिवेटेड, वो कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एनर्जी ऑफ कौन सा हो जाएगा? एक्टिवेटेड। बोलो आया नहीं आया, किसका हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड? अगर ऊपर वाला रीडिंग समझ गया तो नीचे वाला भी समझ में आ जाएगा। अब बताइएगा सब कोई, इसको डॉटेड स्ट्रक्चर करके आप आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, कौन ज्यादा नजर आ रहा है आपको, बोलिए खुद ही। प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम, तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक। बोलो हाँ या ना। इसको कह देंगे डेल्टा एच आर, हीट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज गिवन बाय फिर से एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बट प्रोडक्ट इस बार ज्यादा है किससे? रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट ज्यादा है किससे बोलो? तो ऑब्वियस ही बात है, ये पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो एंडोथर्म या एक्सोथर्म? एंडोथर्म। दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन बोलो? एंडोथर्मिक। क्या सभी को ये फ्लोटेशन समझ में आया और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया ना यहाँ पे? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बनता है। और बच्चा ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए थे जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बनते थे। यहाँ भी करना है हाँ। अगर आपको पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस पढ़ाया जाए तो उसके अंदर आपको ऐसे ग्राफ नहीं, मल्टीपल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनेंगे। बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हैं। तो जब ये खत्म हो जाएगा तब वो करवाएंगे, ठीक है? समझ में आई बात है कैसे हो रहा है? चलो कर लो कॉपी एंड ड्रॉ द ग्राफ इन द बेसिक।
लिया कॉपी लिखिएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा लिख देते हैं। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। देखो इन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स के पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, लिख लो पहले एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो लिखिएगा। different reactant molecules different reactant molecules have different kinetic energy. Different reactant molecule have different kinetic energy. Different reactant molecule have different kinetic energy. Molecule have different reactant molecule have different kinetic energy. Different kinetic energy. Different kinetic energy. But 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 molecules with certain kinetic energy. But molecules with certain kinetic energy, molecules with certain kinetic energy, with certain kinetic energy will only, will only, will only able to, will only able to form product, 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 ठीक ना, will only able to क्या चीज form product, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये थोड़ा सा डिफर्ड है। हालांकि बोल्ट्जमैन ने दिया था, इसके बारे में चर्चा है। Ne by Nt, what is that? Number of molecules with certain kinetic energy, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ क्या जल्दी बताइए, मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है दैट इज गिवन बाय ई पे पावर माइनस ई बाय आर टी। ई पे पावर क्या चीज, माइनस ई बाय, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनके पास सर्टेन काइनेटिक, सर्टेन का मीनिंग समझिए, सब अपने एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी चल रहे हैं, बट वही काइनेटिक एनर्जी वाले प्रोडक्ट बना पाएंगे जो कि थ्रेशोल्ड लेवल या एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाए। उससे पहले वाले थोड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, इनका जो रेशियो होता है उसी को कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जहां पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में और कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो इसके बराबर हो। आया समझ में? एंड दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे, अब जो ये आपको एक्सप्रेशन निकला है एक्टिवेशन एनर्जी वाला, पहले कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स बचे हुए हैं, लेकिन पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स समझिए। आपका जो आर्हेनियस इक्वेशन आया, क्या था एक आर्हेनियस इक्वेशन, सभी कोई बोलो, इक्वेशन क्या था बोलो, भूल गए, क्या था बोलो, a इज इक्वल टू a इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अग्री कर रहे हो क्या? दोनों साइड लॉग लगा दीजिए, एल एन के कर दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल एन ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी।
बोलो हाँ या ना। अब log a इंटू बी क्या था, log a प्लस log b। वेरी गुड। तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e पे पावर माइनस ई ए बाई क्या चीज, आर टी। अब पावर में अगर माइनस ई ए बाई आर टी है तो किधर आ जाएगा आगे, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई क्या आ जाएगा, आर टी। और ये बचेगा ln e। याद दिला दूं ln को मैंने कहा था नेचुरल लॉग, कौन सा लॉग कहा था, और इसी को लिखते थे लॉग बेस ई, और ये पहले से ई है, ठीक है। और लॉग बेस ई का डेटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, कितने के बराबर, 1। क्यों, लॉग बेस ई का एक्सपेंशन होता है लॉग ई बाय लॉग ई, और इसका डेटा किसके बराबर होगा, 1। तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। थोड़ा रीअरेंज कर दो इसको, ln के इज इक्वल टू ई ए बाय आर टी को आगे ले आइए, प्लस क्या लिख दीजिए, ln ए। दिखेंगे क्या, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा बच्चे ln के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t प्लस क्या आ जाएगा, ln ए आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया, और c का वैल्यू, है ना। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो कैसा बन जाएगा, ये कौन सा एक्सिस है, y, ये कौन सा x। y पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, ln k दिखाई दे रहा है, तो लिख दो। x पे क्या दिखाई दे रहा है, 1/t दिखाई दे रहा है, तो 1/t, 1 बाई क्या चीज, t, रख दिया। अब बताइए m क्या है, निगेटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब ऊपर कट करेगा, और स्लोप निगेटिव मतलब ग्रेटर देन कौन डिग्री, 90 डिग्री। तो ये ग्राफ जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो ln a होगा, ln क्या होगा, a। और ये वाला थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, जो कि tan थीटा के बराबर होगा, याद करो। tan थीटा मतलब m, m स्टैंड्स फॉर स्लोप, और स्लोप का वैल्यू किसके बराबर, माइनस ई ए बाई किसके, आर। ये ग्राफ है आपका ई ए बाय आर का। इज इट ओके, तो tan थीटा बराबर m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई क्या हो जाएगा, आर। ये आपका ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, हेलो, मॉर्निंग, जी हाँ बोलिए, हाँ हाँ हाँ। tan थीटा इज m इज इक्वल माइनस ई ए बाई क्या हो जाएगा, आर। आया नहीं आया, ln के और 1/t का ग्राफ आया समझ में। स्लोप कैसा है बोलिए, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। ln के और 1/t के बीच का ग्राफ था, ठीक है। तो ये ग्राफ है बच्चे, इसका क्या नाम है, ln का। अब वो जो एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में बना था ना, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ तो 2 गुना बढ़ जाता है, वो यहीं से आएगा प्रूव होके, ठीक है। अब बताओ ये एक्सप्रेशन आपका निकला, तो ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में कई बार इसका ग्राफ ड्रॉ करवाया है आपसे, ठीक है। अब एक बात बताओ सभी कोई, ये तो आप जो स्टेटमेंट लिखे हो उसमें कॉपी कर लेना उसके नीचे, ठीक है। इसका भी एक प्लॉट है, यहाँ ग्राफ्स बहुत सारे बनेंगे, 6-7 ग्राफ आते हैं लगातार इसमें, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना पड़े, देखो ln k1 अगर लिखे तो क्या हो जाएगा बोलो, ए बाय आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, t1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिख दिया ln a, लिख दिया। टेम्परेचर डिफरेंट तो k का वैल्यू डिफरेंट, ए आर और ए कांस्टेंट वैल्यू होता है, चेंज नहीं होगा। फिर ln k2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ए बाय आर, और यहाँ क्या हो जाएगा, t2 प्लस ln, हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक काम करो, इसको माइनस करो, ln k2 माइनस ln k1 करो, अच्छे से देखना, ln ए दोनों में है, कट जाएगा क्या, ये माइनस टर्म है बच्चा, और ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा एक्चुअली माइनस ए बाय आर टी टू प्लस ए बाय क्या हो जाएगा, आर टी वन, ठीक है। पर रीअरेंज करके डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये बाय आर दोनों से कॉमन, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, उल्टा करके लिखिए, 1/t1 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, टी, हो जाएगा।
और log a माइनस log b, log a by b, तो ln k2 by क्या आ जाएगा, k1 इज इक्वल टू a by r 1 by t1 माइनस 1 by t। ln को क्या लिख सकते हैं बताओ, नेचुरल लॉग और लॉग का रिलेशन 2.303 लॉग बेस 10। अरे आया नहीं आया, 2.303 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट बन जाएगा बेस 10। k2 बाय क्या चीज, k1 इज इक्वल टू a बाय 2.303 into r 1 by t1 minus 1 by, this is the final expression of Arrhenius equation। आया समझ में, ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ, सॉरी फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो कर लो कॉपी। इसको पहले कीजिएगा फिर ये, टॉपिक डाल दीजिएगा इसमें, Arrhenius equation at different temperature। ये वाला पहले कॉपी कर लीजिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, अभी जो स्टेटमेंट लिखा है ये कॉपी कर लीजिए उसको, फिर आफ्टर दैट दिस। कंस्टेंटली आप लोग रिवीजन करो और आगे पढ़ते रहो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अक्टूबर तक कोशिश करो मैक्स टू मैक्स कंप्लीट करने का हर कुछ, और बहुत अच्छा स्कोर करना है तो अक्टूबर तक लगभग कंप्लीट होना चाहिए आपका हर कुछ। ये नहीं कि आप नवंबर दिसंबर में फिर जाके, और आपको बता ही दिया उस समय क्या होगा, तो फिर रेडी रहना इस चीज के लिए।
हो गया? ग्राफ क्लियर है? अच्छा देखो एक बात बताओ, इसमें एक छोटा सा चेंज, अगर इसी में ln की जगह log बेस 10 कर लेते, log बेस कर लेते, तो log बेस 10 करोगे आप तो ये k आ जाएगा और यहाँ पे 2.303 एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर क्या होगा बोलो, ये बाय आर टी प्लस उसको भी कर लेंगे 2.303 log बेस 10 और a आया ना, कर सकते हैं ना इसको, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया है। अब 2.303 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बोलो, log बेस 10 के ये बाय क्या लिखेंगे बोलो, 2.303 आर टी, 2.303 डिवाइड हो गया तो log बेस 10 क्या आ जाएगा बोलो, आया नहीं आया, ग्राफ सेम है, बस ln की जगह क्या हो जाएगा बोलो, log बेस 10 हो जाएगा और यहाँ पे e की जगह क्या हो जाएगा बोलो, 2.303 क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ग्राफ तो सेम ही है हर कुछ, बट लॉग बेस 10 और इसके बीच में, तो घबराइएगा मत, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये चीज एक्स्ट्रा आ जाए, आया समझ में, तो ये लिख लो और एक ग्राफ बना के थोड़ा चेंजेस कर लो, बस वही चीज है, सेम है, बस उसको वो नेचुरल लॉग पे ग्राफ था, ये कॉमन लॉग पे ग्राफ है। टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति यहाँ तक? ये एक्सप्रेशन लिख के वो ग्राफ ड्रॉ कर, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा सबको, ठीक ना, अभी इसमें कुछ सेक्शंस और बचे हुए हैं, तब जाके होगा, हम लोग क्वेश्चंस की अप टू 70 लॉ एनसीईआरटी मार्क कराना, एनसीईआरटी ले कल संडे है भैया, आप लोग बैठ के कंप्लीट कर लेना केमिकल काइनेटिक्स, पार्ट 1 है, पेज नंबर 95 से 113 113 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मात्र 2 से 3 पेज बचा है इस चैप्टर का, ठीक है, 113 95 टू 113, नोट ऑन द होमवर्क, 95 टू 113 जितना इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सब कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं पेज नंबर बताया है, पेज नंबर में जितने इन टेक्स्ट अनसॉल्व सॉल्व होंगे सब करना है, अब आ जाइए एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज में मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3,
5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 18 19 दिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन और पेज नंबर कितना से कहाँ तक 95 से कितना दिया है वो है 13 कल परसों देखो कल परसों फिजिक्स है आज का दिन है कल का दिन परसों ढाई दिन है आपके पास परसों तो फिजिक्स होगा इस ढाई दिन के दौरान आपको एनसीईआरटी पढ़ के उनके एक्सरसाइजेज और 78 क्वेश्चंस मैक्सिमम देख लेना मैं मंगलवार को सबसे पहले आके 1 से लेके 78 क्वेश्चन का डाउट लूंगा 1 to 78 ठीक है फिर नेक्स्ट डे एनसीईआरटी डाउट लेंगे ठीक है तो बी प्रिपेयर सारे बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी कॉपी में किए हुए हैं देखो एमटीजी का क्वेश्चन जो होता है ना वो सब एनसीईआरटी टेक्स्ट हो जाता है ऑलरेडी आप देखिएगा ऑलरेडी सारा क्वेश्चन आपका बना हुआ है कॉपी में ही मैं फिर भी आपको मार्क करवा दिया ओके चलो कल आना बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे परसों